फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। आप सभी लोगों का शर्मा क्लासेस में स्वागत है। आज हम अपनी प्रैक्टिस सेट को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हमारा फिर से जी के प्रैक्टिस है, घटना चक्र से मैंने इसको लिया है। तो मैं क्लास को कंटिन्यू करती हूँ। आप लोग चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए इसी तरह प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, अब किसी भी जो भी इस समय ट्रेंड में यही यूपी ट्रिपल एस सी पेट है, तो इसकी ये एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए इसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद को ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद को। तो किन तीन वेदों को संयुक्त रूप से वेदत्रयी कहा गया है? मतलब देखिए, वेद कितने हैं? 4 हैं। ठीक है, तो 4 में से 3 को वेदत्रयी कहा गया। तो वेदत्रयी के अंतर्गत कौन कौन से वेद आते हैं? तो यहाँ पे वेदत्रयी के अंतर्गत आते हैं ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अथर्ववेद को छोड़ देते हैं। ठीक है, अथर्ववेद क्या है? सबसे अंतिम वेद है। तो अथर्ववेद को छोड़ के जो 3 बचते हैं वही क्या है? वेदत्रयी है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे? सही हो जाएगा। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। अगला क्वेश्चन है, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारा जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक, या तो आपको ये पता हो कि अंतिम मौर्य शासक कौन है, तब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और पुष्यमित्र सिंह द्वारा किसे मारा गया था अंतिम शासक, तब भी आप दोनों तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें अंतिम मौर्य शासक, जो मौर्य शासक कौन था, तो वो था बृहद्रथ। ठीक है, बृहद्रथ। तो बृहद्रथ क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, इसी को मार के पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। ठीक है, मौर्य वंश के बाद क्या आया था? शुंग वंश आया था। मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या करके पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली थी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ठीक है, अशोक को, चंद्रगुप्त प्रथम को, समुद्रगुप्त को या बिंदुसार को? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है और सबको पता होगा कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये किस वंश से रिलेट करते हैं, तो ये गुप्त वंश के शासक थे समुद्रगुप्त, जिनको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। आगे 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन ने किस सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत की यात्रा की थी? ह्वेन मतलब कहने का ये क्वेश्चन का कि ह्वेन किस शासक के कार्यकाल में, किस शासक के शासनकाल में भारत यात्रा करने आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन या अशोक? तो जो ह्वेन है वो किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे? सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि जो ह्वेन है इसने कौन सी बुक लिखी थी, तो इसने लिखी थी CU की। ठीक है, कभी कभी इनकी बुक पूछी जाती है। तो ह्वेन द्वारा हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सी बुक लिखी गई थी? CU की। ठीक है, और किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में ये भारत की यात्रा इसने की थी। फिर उसी पर बेस करके उसने CU की नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली के लोधी राजवंश का अंतिम शासक था? ठीक है, दिल्ली में 5 राजवंश आए थे। सबसे पहले गुलाम वंश आया था, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर क्या एक और खिज्र वंश, और फिर लोधी वंश। ठीक है, तो हो सकता है क्रम आगे पीछे हो गया, लेकिन 5 राजवंश दिल्ली पर आते हैं। ठीक है, तो लोधी राजवंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोधी, बारबक, सिकंदर लोधी या बहलोल लोधी? तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था वो था हमारा इब्राहिम लोधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, सिकंदर लोधी के पुत्र जो था, ये किसका पुत्र था? सिकंदर लोधी का था। सिकंदर लोधी का पुत्र था। ठीक है, किसका था? सिकंदर लोधी का पुत्र था। अगर हम बात करें लोधी वंश के संस्थापक कौन थे, तो बहलोल लोधी थे। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। इब्राहिम लोधी क्या था? लोधी राजवंश का अंतिम शासक था, और इसी की हत्या करके जो पानीपत का प्रथम युद्ध होता है ना बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य, तो इस इब्राहिम लोधी को ही मारकर, इनकी हत्या करके बाबर ने मुगल राजवंश की स्थापना की थी, मुगल राजवंश की नींव डाली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? 1906 में, 1901 में, 1905 में या 1903 में?
तो मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1906 में। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संथाल विद्रोह के एक नेता थे? स्वामी विवेकानंद, सिद्धू मांझी, बी आर अम्बेडकर, सूर्य सेन। तो संथाल विद्रोह के जो एक नेता थे वो कौन थे? सिद्धू मांझी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान करें। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी कौन थे? बालकृष्ण नायर, पुलिथेवर, मुकुंद काकती, खुदीराम बोस। तो इनमें जो पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी थे वो कौन थे? खुदीराम बोस जी थे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बारदोली किसान सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने, अब्दुल कलाम आज़ाद ने, टीटी कृष्णमाचारी ने और बलदेव सिंह ने। तो बारदोली किसान सत्याग्रह जो हुआ था उसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगर हम बात करें ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1928 में। कहाँ हुआ था? गुजरात में हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात में। ये एक क्या है? किसान आंदोलन है। क्या है? ये एक किसान आंदोलन है। बारदोली की महिलाओं ने पटेल जी को कौन सी उपाधि दी थी? सरदार की उपाधि। ठीक है, तभी से इनके नाम के आगे क्या लग जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, किस नेता ने हमें CR फॉर्मूला दिया है? CR दास ने, तिलक ने, सिराज गोपालाचारी ने, महात्मा गांधी ने। तो CR फॉर्मूला जो वो किसने दिया है हमें? सिराज गोपालाचारी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि सिराज गोपालाचारी के बारे में बात कर लें तो ये क्या थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो थे सिराज गोपालाचारी। अगर पूछा जाए कि नहीं, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सिराज गोपालाचारी। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कल मैंने क्लास में बताया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयर्स, रोम, ओटावा या ओस्लो। तो नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। अगला क्वेश्चन क्या है? PDF ऊपर नीचे है, मैं नीचे कर लेती हूँ। हाँ ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा? 82.5 डिग्री। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट मतलब 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? यह भारत की जलवायु पर प्रभाव डालता है, यह भारतीय मानक समय का निर्धारण करता है, इस देशांतर के पास इलाहाबाद स्थित है, यह भारत के रीति रिवाजों पर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर जो है भारत के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारतीय मानक समय रेखा का निर्धारण करता है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी थी? 73% थी, 81.5% थी, 61% थी या 72% थी? तो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछ रहा है क्योंकि 2011 के बाद से अभी जनगणना हुई नहीं है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार जो भारत में साक्षरता दर थी वो हमारी थी 73%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? मैंने कुछ बांधों मतलब कि कौन से बांध कहाँ किस नदी पर स्थित है, किस राज्य में है, ये सारी चीज़ें मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ। मैंने इसकी स्पेशल वीडियो बनाई एक अलग से, आप चाहें तो उसको वहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है, हीराकुंड बांध किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में या कर्नाटक में? तो हीराकुंड बांध जो है वो स्थित है हमारा उड़ीसा में। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि ये किस नदी पर बना हुआ है हीराकुंड बांध, तो ये बना है हमारा महानदी पर। महानदी पर बना। ठीक है, महानदी पर बना। कहाँ बना है? उड़ीसा राज्य में। अगला क्वेश्चन है हमारा 15, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? उत्तर प्रदेश तो करता है, पश्चिम बंगाल, बिहार या असम?
तो कौन सा राज्य है जो नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो वो क्या है हमारा, असम है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार, ये तीनों राज्य अपनी सीमा नेपाल के साथ साझा करते हैं। अगला क्वेश्चन है 16, भारत के संविधान में किस संशोधन के अंतर्गत वस्तु एवं सेवा कर लगाया गया था? 103वें संशोधन द्वारा, 99वें संशोधन द्वारा, 101वें संशोधन द्वारा या 97वें संशोधन द्वारा? तो भारत के संविधान में जो वस्तु एवं सेवा कर मतलब जिसको बोलते हैं जीएसटी, ठीक है, वो किस संशोधन के तहत लाया गया था? वो लाया गया था 101वें संशोधन के तहत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि ये कब लागू हुआ था, तो ये लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, कब लागू हुआ था? 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? भारत सरकार के, भारत मुख्य न्यायाधीश के, भारतीय वित्त सचिव के, भारत के प्रधानमंत्री के? तो जो 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं वो किसके होते हैं? भारतीय वित्त सचिव के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 18, प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के संथानम थे, के.सी. नियोगी थे, ए.के. चंद्र थे, पी.वी. राजा मन्नार थे? तो प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष जो थे वो थे के.सी. नियोगी। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। कौन थे? के.सी. नियोगी। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगर हम बात करें कि अभी तक कुल कितने अध्यक्ष चुने जा चुके हैं? 15। तो 15वें नंबर के कौन है? तो वो हैं एन.के. सिंह। कौन है इस समय वर्तमान में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष वो कौन है? एन.के. सिंह, जो कितने नंबर के हैं? 15वें नंबर के। और पहले कौन थे? के.सी. नियोगी थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, पीएमएसबीवाई का विस्तारित रूप क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुकन्या बीमा योजना, प्रधानमंत्री स्वच्छ भारत योजना, उपरयुक्त में से मतलब कोई भी नहीं। ठीक है, तो पीएमएसबीवाई का विस्तारित रूप ये है कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम इंग्लिश में फुल फॉर्म देखें तो होता है प्राइम मिनिस्टर सुरक्षा बीमा योजना। ठीक है, इसका प्रारंभ कब हुआ था? अगर हम बात करें तो 9 मई 2015 से इसका शुभारंभ हुआ था। ठीक है, तो पीएमएसबीवाई का मतलब क्या होता है? प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। अगला क्वेश्चन है, अगला क्या है? लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि योजना, कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादकता को बढ़ावा देने के लिए, कृषि स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए, कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इनमें से कोई नहीं? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना का उद्देश्य ये था कि कृषि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। तो ये थे आज के 20 क्वेश्चन जीके के जो हम लोगों ने मिलकर सॉल्व कर लिए हैं, मिलकर हम लोगों ने देख लिया, प्रैक्टिस कर लिए हैं। तो आज की क्लास में यहीं तक रखते हैं, ख़त्म करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग रिवीजन करिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। सभी को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि पेट का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक है, अब बिल्कुल टाइम नहीं है, तो अपनी पढ़ाई में एकदम डट जाइए। ठीक है, चलिए फिर बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट